नमस्कार। आइए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम देखेंगे क्लास 12 चैप्टर 2 का वॉल्यूम 5। आज हम शुरुआत करते हैं कहाँ से? द्विनिषेचन से। इसका पिछला वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उनके वॉल्यूम 1 से लेकर वॉल्यूम 4 तक वहाँ दिया गया है। उस पर क्लिक करें और पुरानी वीडियो इसके देखें, इस अध्याय के, जिससे यह अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं द्विनिषेचन पर। सबसे पहले किस पे आ जाते हैं? द्विनिषेचन। क्या? द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। तो सहायक कोशिकाओं में प्रवेश करने के बाद पराग नलिका, जैसे ही पराग नलिका सहायक कोशिका में प्रवेश करती है ना, सहायक कोशिका में प्रवेश करने के बाद, सहायक कोशिकाओं में प्रवेश करने के बाद जो कोशिका द्रव में मुक्त कर देती है, इसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति कर उसके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। अब इसमें एक जो वो होता है अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है एक नर युग्मक का अंड कोशिका के साथ क्या हो जाता है? संलयित हो जाता, संलयन, युग्मन संलयन व सिनगैमी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिनगैमी कहलाती है। ये क्रिया क्या कहलाती है? सिनगैमी कहलाती है। मतलब इसमें जो नर युग्मक होता है वो अंड कोशिका के साथ जो केंद्रक के अंड कोशिका के साथ जो केंद्रक संलयित, रुकिए, देखो इसमें एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति कर, एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति कर उसके केंद्रक के साथ एक अंड कोशिका, नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करके उसके केंद्रक के साथ, किसके? अंड कोशिका के केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? सिनगैमी कहते हैं। इसे कहते हैं सिनगैमी। सिनगैमी के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। अब जो सिनगैमी होती है उससे क्या होता है? द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। ये तो अभी हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ते आए हैं। अब यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? नर युग्मक जो होता है वो अंड कोशिका के साथ, अंड कोशिका के केंद्रक के साथ संलयित होकर क्या बनाता है? सिनगैमी बनाता है। ये युग्मक संलयन करके सिनगैमी बनाता है और सिनगैमी फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? जाइगोट का निर्माण करती है। अब यहाँ देखेंगे कि सिनगैमी शब्द निषेचन का ही पर्याय है। ये किसका पर्याय है? निषेचन का ही पर्याय है, मतलब उसमें निषेचन हो जाता है। अब यहाँ से चलते हैं तो पराग नलिका से मुक्त हुआ दूसरा नर केंद्रक केंद्रीय कोशिका में स्थित दोनों ध्रुवीय केंद्रकों की ओर गति कर उनमें संलयित हो जाता है। अब क्या कहा? पराग नलिका से मुक्त हुआ जो दूसरा केंद्रक होता है ना, पराग नलिका से मुक्त हुआ जो दूसरा केंद्रक होता है वह केंद्रकीय कोशिकाओं में स्थित दोनों ध्रुवीय केंद्रकों की ओर गति कर उससे संलयित हो जाता है। इस दूसरे संलयन से एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश बनता है। क्या बनता है? भ्रूणपोष बनता है। एक प्राथमिक भ्रूणपोष बनता है का निर्माण होता है। चूंकि इस संलयन में 3 अगुणित केंद्रक भाग लेते हैं अतः इसे त्रिसंलयन कहते हैं। और और इस घटना को द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ये डायग्राम हैगा। यहां से देखिए, ये हमने
जब भ्रूण कोश पढ़ाया था तब उसमें ये सारा डायग्राम कंप्लीट किया था। तो ये क्या होता है, अंड कोशिका होती है, ये दो क्या होती हैं, ये दो सहायक कोशिकाएं होती हैं, है ना। ये प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं, तीनों प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं। और ये क्या होती है, ये होती है केंद्रीय कोशिका या ध्रुवीय केंद्रक होती हैं। ये दो होते हैं, ये इसमें दिए गए हैं। ये ऐसा होता है, शुरू में ये ऐसा होता है, फिर बाद में ये ऐसा हो जाता है। कैसा ऐसा होता है, ये एक हो गई, ये कि दोनों क्या हो गई, सहायक कोशिकाएं हो गई। ये अंड कोशिका, ये प्रतिमुख कोशिका, ये ध्रुवीय केंद्रक, दो होते हैं। अब इसमें से क्या होता है, इसमें से एक ये नर युग्मक आ रहा है, वो इससे संलयित हो रहा है। एक नर युग्मक इससे संलयित हो रहा है, ये चिन्ह दिया गया है, इससे संलयित हो रहा है। दूसरा नर युग्मक इससे संलयित हो रहा है। तो ये संलयन क्या कहलाता है, सेनगैमी कहलाता है। और जब दूसरा संलयित होता है उसी से, ये वाला संलयन तो सेनगैमी कहलाता है, ठीक है। अब जब दूसरा वाला ये आता है और इसे संलयित होता है, तब इस घटना को हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम भ्रूणपोष कहते हैं। और किस में होती है, ये भ्रूणपोष हैगा, ठीक है। ये भ्रूणकोश, ये भ्रूणपोष, त्रिसंलयन में बनता है भ्रूणपोष, ठीक है। ये भ्रूणकोश का हैगा, ये वाला, ये जो है ये वाला भ्रूणकोश का है, ये भ्रूणपोष का है। अब आगे चलेंगे। अब देखेंगे द्विनिषेचन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ किसका, डबल फर्टिलाइजेशन का। तो द्विनिषेचन के फलस्वरूप हुए त्रिसंलयन से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ये तो हम जानते हैं, द्विनिषेचन होता है, द्विनिषेचन के फलस्वरूप त्रिसंलयन होता है, और त्रिसंलयन से भ्रूणपोष का क्या होता है, निर्माण होता है। भ्रूणपोष का संचित खाद्य पदार्थ बढ़ते हुए भ्रूण को पोषक की आवश्यकता कराते हैं। तो भ्रूणपोष का क्या कार्य होता है, ये बढ़ते हुए भ्रूण को पोषक पदार्थों को प्रदान करता है, बढ़ते हुए भ्रूण को पोषक पदार्थों को प्रदान करता है। ये इसका पहला कार्य हो गया, ये इसका पहला कार्य हो गया। अब इसका दूसरा जो कार्य हैगा वो ये हैगा कि जीवनक्षम बीज निर्माण हेतु द्विनिषेचन आवश्यक है। तो जीवनक्षम जो बीज होते हैं उनके निर्माण के लिए जो द्विनिषेचन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें द्विनिषेचन की बहुत आवश्यकता होती है, ठीक है। दो तीसरा जो हैगा कि अधिकांश युग्मनजों में विभाजन तभी प्रारंभ होते हैं जब भ्रूणपोष का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। क्या होता है, जो अधिकांश युग्मनज होते हैं उनमें विभाजन तभी प्रारंभ होता है जब भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है, अन्यथा पहले उनमें क्या होता है, विभाजन नहीं होता है। ये इसके तीन महत्व हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने देखिए। अब देखेंगे आगे, तो यहाँ हैगा भ्रूण, एम्ब्रियो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो भ्रूण का विकास भ्रूणकोश एम्ब्रियो शैक के बीजांड द्वार वाले सिरे जहाँ युग्मनज स्थित होते हैं की ओर होता है। अधिकांश युग्मनजों में विभाजन तभी प्रारंभ होता है जब भ्रूणकोश कम से कम कुछ भाग निर्मित हो चुका होता है। आगे देखा है हमने, यह विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण को सुनिश्चितता हेतु पौधों का एक अनुकूलन है। यद्यपि बीज आकार प्रकार में अत्यधिक विविधता प्रस्तुत करती हैं, लेकिन फिर भी भ्रूण विकास की प्राथमिक अवस्थाएं एक बीज पत्री व द्विबीजपत्री पौधों में समान होती हैं। जो भ्रूण की अवस्थाएं होती हैं प्रारंभिक, वो एक बीजपत्री व द्विबीजपत्रियों में कैसी होती हैं, वो समान होती हैं, ठीक है। उनमें कैसी होती हैं, समान होती हैं। अब हैगा एक बीजपत्री भ्रूण के भ्रूणीय विकास की अवस्थाओं को दिखाया गया है। युग्मनज विभाजित होकर पहले एक प्राक भ्रूण बनाता है, अब फिर प्राक भ्रूण से गोलाकार भ्रूण, गोलाकार भ्रूण से बनता है हृदयाकार भ्रूण, हृदयाकार भ्रूण व अंत में परिपक्व भ्रूण में बदल जाता है। इसका ये क्रम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बाकी सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इसका सिर्फ क्रम याद रखना है, ये इतना वाला भाग इसका याद रखना है कि सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले बनता है इसमें प्राक भ्रूण।
पराग भ्रूण के बाद बनता है गोलाकार भ्रूण, गोलाकार ऐसा आता है, पराग भ्रूण आएगा, फिर आएगा गोलाकार भ्रूण आएगा, फिर आएगा हृदयाकार भ्रूण आएगा, और फिर अंत में आ जाएगा कौन सा, परिपक्व भ्रूण, ये परिपक्व भ्रूण आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से चलता है। अब देखेंगे यहाँ लिखा है भ्रूणपोष, एम्ब्रियो स्पर्म, एंडोस्पर्म। तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक समसूत्री रूप से अनेक बार विभाजित होकर त्रिगुणित हो जाता है, जिसे भ्रूणपोष का त्रिगुणित को ही हम क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं। जब त्रिगुणित संरचना बनती है, त्रिशल्यन होता है, उसी को हम भ्रूणपोष कहते हैं, जो हमने अभी आगे बता दिया है। इसका कोई सेंस ही नहीं रह गया। अब अपन आ जाते हैं यहाँ पर कि मुक्त, हाँ अब इसके क्या आते हैं, प्रकार आते हैं किसके, भ्रूणपोष के। तो पहला आता है कि मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर क्या आता है, एंडोस्पर्म आता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से इसके नाम से ही समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है कि मुक्त यानी कि मुक्त हैं केंद्रक, जिस भ्रूणपोष में, वह भ्रूणपोष जिसमें जो केंद्रक होते हैं वो मुक्त होते हैं, तो वो मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है। सीधी सी बात है, जिसमें जो केंद्रक क्या होती है, मुक्त होती हैं, वह भ्रूणपोष जिसमें केंद्रक मुक्त होते हैं वह मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। तो मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष सर्वाधिक सामान्य प्रकार का भ्रूणकोष है, कोष नहीं पोष है, पोष आएगा यहाँ, पोष है। इस प्रकार के भ्रूणपोष विकास के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक अनेक बार, इसमें क्या होता है, केंद्रक होती हैं, ये केंद्रक हैगा, क्या आएगा, केंद्रक अनेक बार विभाजित होकर बहुत से मुक्त केंद्रकों को बना देते हैं, मुक्त केंद्रकों को क्या कर देती हैं, बना देती हैं। इसमें सिर्फ केंद्रक विभाजित होती हैं और अनेक मुक्त केंद्रकों को बना देती हैं। तो भ्रूणपोष निर्माण की यह अवस्था मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष कहलाती है। उदाहरण के लिए कच्चा नारियल। अब यहाँ जो भी कोष हैगा, उस कोष की जगह पे यहाँ क्या लगाना है, पोष करना है। ठीक है, ये छपाई में थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो मुक्त केंद्र की, इसमें क्या होता है, जो विभाजन द्वारा विभाजित होकर मुक्त केंद्रकों को बना देती है, इस घटना को कहते हैं मुक्त केंद्र की केंद्र कहते हैं। क्या होता है, मुक्त केंद्र की भ्रूणकोष कहते हैं। तो मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष सर्वाधिक सामान्य प्रकार का भ्रूणपोष होता है। इस प्रकार के भ्रूणपोष विकास में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक अनेक बार विभाजित होता है। इसमें केंद्रक क्या होता है, प्राथमिक जो केंद्रक होता है वो अनेक बार क्या होता है, विभाजित होता है। वो क्या होता है, अनेक बार विभाजित होता है, अनेक बार क्या होता है, विभाजित होकर बहुत से मुक्त केंद्रकों को बना देता है। जो मुक्त केंद्रक होती हैं, मान लीजिए यहाँ देखेंगे अपन, ये एक भ्रूणकोष हैगा, ये इसका एक केंद्रक हैगा, एक केंद्रक लगा रहे हैं अभी हम, और ज़्यादा केंद्रकों को नहीं ले रहे हैं। अब इसके जो केंद्रक होंगे जो विभाजित होकर अनेक केंद्रकों में ये विभक्त हो जाता है, जिससे कि अनेक केंद्रक क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं फल के अंदर। ये मान लीजिए एक फल हो गया, इसके अंदर बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, मुक्त केंद्रकीय भ्रूणकोष कहते हैं। ये कच्चे नारियल में होता है, जिसमें नारियल पानी पीते हैं, नारियल पानी में होता है ये, कच्चे नारियल में। ठीक है, अब आगे चलेंगे। यहाँ अब क्या आ जाता है, यहाँ आ जाता है कोशिकीय भ्रूणपोष। क्या आ जाता है, कोशिकीय भ्रूणपोष यानी सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर एंडोस्पर्म यानी कोशिकीय, इसके भी नाम से ही सारा इसका भेद पता चल जाता है। इसमें क्या आएगा, कोशिकीय, जिसमें कोशिकाएं होती हैं वह भ्रूणपोष। वो केंद्रकीय थे, उसमें केंद्रक होती हैं, वो भी मुक्त होती हैं, लेकिन इसमें कोशिकाएं होती हैं, कोशिकीय हो गया। अब देखिए इसमें कोशिकीय में क्या आएगा, सेल्यूलर जो एंडोस्पर्म होता है, इसमें प्रत्येक केंद्रीय विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। अब इसमें जो केंद्रीय विभाजन होते हैं, पहले में सिर्फ केंद्रीय विभाजन हो रहे थे, लेकिन इसमें केंद्रीय विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण भी हो रहा है। तो मुक्त केंद्रकीय में सिर्फ केंद्रक विभाजन होते हैं, इसमें उसमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। लेकिन जो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है, इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति का भी निर्माण होता है।
जैसे पिटूनिया में ये होता है, किस में होता है ये, पिटूनिया में होता है, या बालसम में भी होता है ये, बालसम। इसका एक उदाहरण और भी होता है जिसे बोलते हैं बालसम। ठीक है, आगे चलेंगे तो यहाँ आ जाते हैं हेलोबियल भ्रूणपोष पर। किस पर आ जाते हैं, हेलोबियल भ्रूणपोष पर आ जाते हैं। तो इसमें क्या आएगा कि हेलोवियल भ्रूणपोष, हेलोविलियल जो एंडोस्पर्म होता है, इस प्रकार का भ्रूणपोष जो होता है ना, इसमें क्या होता है, मुक्त केंद्रकीय अवस्था भी होती है और कोशिकीय, इसमें मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष दोनों सम्मिलित रूप से या मिश्रित रूप से मिलकर क्या करते हैं, इस भ्रूणपोष को बनाते हैं। इसमें दोनों भ्रूणपोष क्या होते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसको। तो देखिए, इस प्रकार का भ्रूणपोष में मुक्त केंद्रकीय तथा कोशिकीय, मुक्त केंद्रकीय हो गया तथा कोशिकीय प्रकार के भ्रूणकोषों का मिश्रण होता है। ये दोनों क्या क्या होता है, ये मिश्रण होता है, अर्थात दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए मटर, मूंगफली और सेब, सेम, इनमें क्या होता है, मुक्त केंद्र की होता है। सिर्फ उदाहरण रखिए और परिभाषा या डेफिनेशन जिसको कहेंगे, ये बहुत इजी होती हैं। देखो पहले में क्या होता है, पहला जो होता है ये वाला, ये देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें मुक्त जो केंद्रक होते हैं विभाजित होकर एक मुक्त केंद्रक भ्रूण को सर्वाधिक सामान्य प्रकार का होता है। इसमें जो भ्रूण कोश होते हैं, जो विकास होता है, उसमें जो केंद्रक विभाजित होकर मतलब अनेक भागों में विभाजित हो जाते हैं और वो स्वतंत्र रहते हैं, स्वतंत्र रूप से विभाजित हो जाते हैं। इसको मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक जो केंद्रकीय विभाजन है उसके साथ कोशिका भित्ति का, इसमें सिर्फ केंद्रक विभाजन होगा, इसमें कोशिका भित्ति का भी विभाजन हो जाएगा। और इसमें दोनों प्रकार के क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष सम्मिलित रूप से या मिश्रित रूप से होते हैं, उसे हेलोबियल कहते हैं। अब आ जाता है अगला, वो क्या जाता है, बीज या सीड बोलेंगे। देखो, पुष्पीय पौधों में बीज ही लैंगिक प्रजनन का अंतिम उत्पाद है। पुष्पीय पौधों में बीज ही लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद है। बीज को निषेचित बीजांड के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जो निषेचित बीजांड होता है वही क्या होता है, बीज होता है। बीज को निषेचित बीजांड के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। अब आ जाता है, एक प्रारूपिक बीज के 3 प्रमुख भाग होते हैं। एक प्रारूपिक जो बीज होता है उसके कितने भाग होते हैं, उसके 3 भाग होते हैं। एक प्रारूपिक बीज होता है उसके 3 भाग होते हैं। तो बीज चोल क्या होता है, पहला होता है बीज चोल, पहला क्या होता है, बीज चोल। पत्र निर्माण अक्ष बीज के 1 या 2 सुरक्षात्मक आवरण है। अब होता है पत्र निर्माण, जिन्हें बीज चोल कहा जाता है। बाह्य आवरण होता है टेस्टा और भीतरी आवरण होता है टैगमैन। इसके कितने आवरण होते हैं, 3 आवरण होते हैं। बाहरी पहला आवरण होता है बीज चोल, दूसरा होता है टेस्टा और तीसरा होता है टैगमैन। इसमें कितने आवरण होते हैं, इसमें 3 आवरण होते हैं। ठीक है, बीज में ये क्या होता है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का जो अंतिम उत्पाद होता है वही बीज होता है। यह ऐसे याद रख सकती हैं कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का जो अंतिम उत्पाद है उसी को हम क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। 3 भागों का मिलकर बना होता है, बीज चोल, टेस्टा, टैगमैन। बाहरी होता है टेक्स्टा, आंतरिक होता है टैगमैन। ये हो गया बीज, खल्लास। तो क्या होता है, एक बार फिर देखेंगे, पुष्पीय पौधों में बीज ही लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद होता है। ठीक है, यह निषेचित बीजांड का अंतिम रूप होता है या उसी के रूप में हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। 3 भागों से मिलकर बना होता है, पहला बीज चोल, दूसरा टेस्टा, तीसरा टैगमैन। खत्म। अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखते हैं अभ्रूणपोषी बीज या गैर एलुबिमिनस। ये एलुबिमिनस गलत लिखा है, चलो ठीक है आगे देख लेंगे इसे। ये एलुबिमिनस गलत लिखा है। अब इसमें क्या आएगा, ये अभ्रूणपोषी होते हैं। अभ्रूणपोषी याद रखिए, अभ्रूणपोषी में क्या आएगा, इस प्रकार के बीजों में बीज पत्र खाद्य संचय का कार्य करते हैं। इसमें जो बीज पत्र होते हैं, बीज पत्र वो किसका कार्य करते हैं, खाद्य संचय का कार्य करते हैं। वो अभ्रूणपोषी होता है। जिसमें बीज पत्र, जिसमें मतलब वह बीज जिसमें
वह बीज जिसमें बीज पत्र, जो बीज पत्र होती हैं वो खाद्य संचय का कार्य करते हैं, वो क्या आएगा, आवृणपोषी कहलाता है। जिसमें बीज पत्र होती हैं, बीज पत्र वो खाद्य संचय का कार्य करें, उसे आवृणपोषी कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे आवृणपोषी कहेंगे, जिसमें बीज पत्र खाद्य संचय का कार्य करते हैं। मूंगफली हो गया, मटर हो गया, ये स्वयं कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब वह भ्रूणपोष जिसमें बीज पत्र जो हैं, बीज पत्र वो खाद्य संचय का कार्य करें, वह बीज जिसमें बीज पत्र खाद्य संचय का कार्य करते हैं, उसे आप भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। जिसमें बीज पत्र, याद रखना है, बीज पत्र करें उसे क्या कहते हैं, आप उसे अभ्रूणपोषी कहते हैं। और यदि खाद्य संचय का कार्य भ्रूणपोष करता है तब उसे भ्रूणपोषी कहते हैं। और एक और होता है अपवाद स्वरूप, वो होता है, वो आगे देखेंगे, ठीक है। अब इसमें कौन सा हो गया, अभ्रूणपोषी हो गया। ये 3 प्रकार के होती हैं। वैसे तो भ्रूणपोष के आधार पर ये 2 प्रकार की होती हैं, अभ्रूणपोषी और भ्रूणपोषी, लेकिन इसका एक अपवाद होता है, वो हम आगे देखेंगे। पहले देखेंगे क्या, अभ्रूणपोषी देख लिया है हमने कि इस मतलब वह बीज जिनमें खाद्य संचय बीज पत्रों में होता है वो अभ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं, अभ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। अब देखेंगे भ्रूणपोषी बीज या एलुबिमिनस बीज। देखो धान्य हैगा, धान्य में बीजों में खाद्य संचय भ्रूणपोष के रूप में होता है। मतलब जिन बीजों में जो खाद्य का संचय वो होता है वो भ्रूणपोष के रूप में होता है, उन्हें भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। यह भ्रूणपोषी कहलाते हैं, जैसे नारियल, अरंड, मक्का। ये कैसे होते हैं, भ्रूणपोषी बीज होते हैं, एलुबिमिनस बीज होते हैं। इसमें एलुरोन परत होती है, ठीक है। और एक जो अपवाद स्वरूप था वो ये था, पेरिस्पर्मिक बीज। क्या होते हैं ये, पेरिस्पर्मिक बीज होते हैं। पेरिस्पर्मिक बीज में क्या आएगा, पेरिस्पर्मिक बीज अपवाद स्वरूप कुछ बीजों में खाद्य पदार्थ चिरस्थायी बीजांड काय या पेरिस्पर्म में संचित रह जाते हैं, बीजांड काय में या पेरिस्पर्म में संचित रह जाते हैं। तो इस प्रकार के जो बीज होते हैं उन्हें हम पेरिस्पर्मिक बीज कहते हैं। उदाहरण के लिए निम्फिया, काली मिर्च और चुकंदर, इनमें क्या होता है, ये पेरिस्पर्म प्रकार के बीज होते हैं। अब देखिए आप, सबसे पहले क्या देखेंगे, अभ्रूणपोषी। तो इसमें क्या होता है, जो भोज्य पदार्थों का संचय बीज पत्र में होता है वो अभ्रूणपोषी हो गया, उसमें भ्रूणपोष में नहीं होता है। और दूसरे में खाद्य पदार्थों का संचय भ्रूणपोष में होता है तो वो भ्रूणपोषी हो गया। तीसरा जो हैगा पेरिस्पर्मिक, यानी पेरिस्पर्मिक, इसको ऐसा लग सकते हैं पेरिस्पर्मिक बीज, तो वह बीज जिनका खाद्य संचय पेरिस्पर्म में होता है, पेरिस्पर्म में होता है यानी बीजांड में होता है, तब उन्हें क्या कहते हैं, हम पेरिस्पर्मिक बीज कहते हैं। और इसमें निम्फिया आ गया, काली मिर्च आ गया, चुकंदर आ गया, क्या आ गया, निम्फिया आ गया, इसका निम्फिया, काली मिर्च, चुकंदर आ गया। अब इसमें क्या आएंगे उदाहरण, मक्का आ गई, नारियल, अरंड, इसके उदाहरण हो गए। इसका उदाहरण क्या आएगा, मटर, मूंगफली, ठीक है, इसके उदाहरण ये हो गए। अब अपन देखेंगे यहाँ कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर, बीज में अंतर, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री क्या है, बीज में क्या अंतर होता है। देखो, बीज में एक बीजपत्र होता है, ये तो हम जानते हैं कि एक बीजपत्री बीज में एक बीजपत्र होता है, और द्विबीजपत्री बीज में 2 बीज होते हैं, बीजपत्र होते हैं। अब आते हैं खाद्य संचय सामान्यतः भ्रूणपोष में होता है। अब खाद्य संचय कहाँ होता है, सामान्यतः भ्रूणपोष में होता है। और खाद्य का संचय बीजपत्र के में या भ्रूणपोष में हो सकता है, इसका बीजपत्र में भी हो सकता है और भ्रूणपोष में भी हो सकता है। अब आ जाता है तीसरा के प्रांकुर शीर्ष, प्रांकुर चोल व मूलांकुर शीर्ष कोलियोराइजा नामक आच्छाद से ढके रहते हैं। प्रांकुर चोल व मूलांकुर अनुपस्थित होते हैं, इसमें प्रांकुर चोल व मूलांकुर क्या है, होते ही नहीं हैं। अब देखेंगे चौथा कि भ्रूणपोष के बाहर की ओर प्रोटीन से समृद्ध कोशिकाओं से बनी एलेरोन परत पाई जाती है। एक बीजपत्रियों में क्या पाई जाती है, एलेरोन परत पाई जाती है, जैसे मक्का हो गया उसमें एलेरोन परत पाई जाती है। अब एलेरोन परत इसमें अनुपस्थित होती है, द्विबीजपत्रियों में एलेरोन परत अनुपस्थित होती है।
इनमें नहीं पाई जाती है एलुरोन परत, इनमें एलुरोन परत पाई जाती है। चौथा आएगा भ्रूण बीज में एक तरफ स्थित होता है। भ्रूण जो होता है वो बीज में एक तरफ स्थित होता है और भ्रूण पूरे बीज में फैला हुआ या बीज के स्थान पर होता है, पूरे स्थान में फैला हुआ होता है इसमें भ्रूण, है ना। अब देखिए दोबारा देखते हैं कि इसमें एक बीज पत्र होता है, इसमें दो बीज पत्र होती हैं। इसका खाद्य संचय भ्रूण पोष में होता है, इसका खाद्य संचय बीज पत्र में या भ्रूण पोष में हो सकता है। इसमें क्या होता है, प्रांकुर इसमें सीड्स पर प्रांकुर होती हैं और मूलांकुर शीर्ष में आच्छद में नीचे होती हैं। अब इसमें प्रांकुर व मूलांकुर अनुपस्थित होते हैं, इसमें होते ही नहीं है प्रांकुर व मूलांकुर। अब आ जाता है भ्रूण कोश के बाहर की ओर प्रोटीन समृद्ध कोशिकाओं बनी एलुरोन परत पाई जाती है, इसमें एलुरोन परत नहीं पाई जाती। इसमें भ्रूण एक तरफ होता है, इसमें सारे बीज में भ्रूण फैला हुआ रहता है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब देखेंगे यहाँ पर बीजांड और बीज में क्या अंतर होते हैं। इसमें अध्यावरण होता है, इसमें बीज कवच होता है, इसमें बाहरी अध्यावरण होता है, इसमें टेस्टा होता है। मतलब जहाँ इसमें बाहरी अध्यावरण होता है वहीं इसमें टेस्टा होता है। आंतरिक अध्यावरण होता है, इसमें टैगमैन होता है। इसमें बीजांड काय होता है, प्राय समाप्त होता है या पेरिस्पर्म बनाता है। इसमें क्या होता है, बीजांड व्रंथ होता है, इसमें बीजांड व्रंथ होता है और इसमें बीजांड व्रंथ अथवा गिर जाते हैं, क्या होते हैं, अथवा गिर जाते हैं। अब इसमें बीजांड द्वार होते हैं, इसमें भी बीजांड द्वार होते हैं, ये दोनों में समान होता है, इक्वल होता है। अब आता है अंड कोशिका होती है, इसमें भ्रूण होता है। इसमें जो अंड कोशिका होती है वह इसमें विकसित होकर भ्रूण बन जाता है। अब आ जाते हैं इसमें ध्रुवीय केंद्रक होती हैं, वो इसमें आगे चलकर भ्रूणपोष बन जाते हैं। अब इसमें देखेंगे प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं, इसमें नष्ट हो जाती हैं, इसमें सहायक कोशिकाएं इसमें नष्ट हो जाती हैं। तो मतलब ये हैगा कि बीजांड में अध्यावरण बीज में आगे चलकर क्या बनाती हैं, बीज कवच बनाते हैं। बाहरी आवरण होता है, बीज में टेस्टा बनाता है। आंतरिक आवरण होता है, बीज में टैगमैन बनाता है। और बीजांड काय होता है, ये इसमें समाप्त हो जाता है या पेरिस्पर्म बनाता है। बीजांड द्वार ही रहता है। अंड कोशिका भ्रूण बनाती है, अंड कोशिका क्या बनाती है, भ्रूण बनाती है। और ध्रुवीय केंद्रक भ्रूणपोष बनाता है। प्रतिमुख कोशिका नष्ट हो जाती हैं, सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ये बीजांड और बीज में क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। अब देखेंगे फल यानी फ्रूट्स, क्या देखेंगे, फल या फ्रूट्स देखेंगे। तो जैसे बीजांड परिपक्व होकर बीज बनाता है, इसी तरह अंडाशय से परिपक्व होने पर फल भित्ति के रूप में बदल जाता है। क्या होता है, जैसे बीजांड परिपक्व होकर क्या बनाता है, बीज, जैसे बीजांड परिपक्व होकर बीज बनाता है, इसी तरह अंडाशय से परिपक्व होने पर फल बनता है। अब बीजांड से बीज बनेगा और अंडाशय से क्या बनता है, फल बनता है। तो बीजांड और अंडाशय साथ साथ फल में रूपांतरित होते हैं। जो बीजांड होता है और अंडाशय होती हैं, ये क्या होते हैं, साथ साथ ही फल में रूपांतरित होते हैं। ये साथ साथ फल में रूपांतरित होते हैं। बीजांड और अंडाशय साथ साथ फल में क्या होते हैं, रूपांतरित होते हैं। अर्थात पेरिकार्प 3 स्तरों की बनी होती है। अब पेरिकार्प जो है वो कितने स्तरों की बनी होती है, 3 कार्प की। बाह्य स्तर जो होता है उसे बोलते हैं एपिकार्प, मध्य स्तर को बोलती है मीजोकार्प, आंतरिक स्तर को क्या बोलते हैं, एंडोकार्प। अब देखिए इनको याद रखने का तरीका क्या होता है। बाह्य स्तर को मतलब बाह्य के लिए हम सभी जगह लगाते हैं एपी है एपी। मध्य के लिए मीजो और आंतरिक के लिए एंडो। ये तो हम सभी जगह यूज करते हैं। यानी डर्मिस में देखेंगे तो क्या देखते हैं, एपिडर्मिस, मीजोडर्मिस और एंडोडर्मिस त्वचा होती है, उसमें देखते हैं तो ऐसा होता है। अब इसमें क्या आएगा, स्पर्म हैगा, तो एपी स्पर्म, मीजो स्पर्म, एंडो स्पर्म, ये हो गए भ्रूणपोष हो गए। यानी कि बाह्य भ्रूणपोष, मध्य भ्रूणपोष और आंतरिक भ्रूणपोष। ठीक है, ये हो गया। बाह्य के लिए एपी हो गया और कार्प हो गया। फल हैगा, अच्छा कार्प हो गया, फल हैगा इसलिए कार्प, स्पर्म में वे होता। अब आते हैं मध्य के लिए मीजो और फल हैगा, इन कार्प हैगा तो कार्प। आंतरिक के लिए एंडो और कार्प, एंडोकार्प हैगा। ठीक है,
अब देखेंगे, क्या देखेंगे अब, कूट फल या आभासी फल। अब क्या होती हैं, कूट फल होती हैं या कुछ आभासी फल होती हैं, उन्हें देखेंगे। अधिकांश पौधों में अंडाशय से फल विकसित होता है। क्या होता है, अंडाशय से फल बनते हैं सभी पौधों में लगभग। लेकिन कुछ पौधे होती हैं उनमें अंडाशय से फल के अलावा और अंगों से भी, पुष्प के और अंगों से, जैसे पुष्पासन से मिलकर फल बनता है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, कूट फल बोलते हैं। तो इसको हम देखेंगे आगे। तो क्या आएगा, अंडाशय पौधों से में अंडाशय से फल विकसित होता है, तब पुष्प के अन्य भाग सूखकर गिर जाते हैं। जब अंडाशय से फल विकसित होता है, जब अंडाशय से फल विकसित होता है, तब पुष्प के अन्य भाग सूखकर गिर जाते हैं। लेकिन कुछ पौधों में नाशपाती, बेरी, स्ट्रॉबेरी हैगा, ये वेरी नहीं है, स्ट्रॉबेरी, काजू आदि में जो पुष्पासन होती हैं, स्ट्रॉबेरी हैगा, स्ट्रॉबेरी हैगा, ये क्या आएगा, स्ट्रॉबेरी हैगा, वो हैगा स्ट्रॉबेरी, उसमें बेरी के लिखा गया, वो स्ट्रॉबेरी हैगा। ठीक है, काजू आदि में पुष्पासन भी फल निर्माण में भाग लेते हैं। नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, काजू में जो पुष्पासन होते हैं वो भी फल निर्माण में भाग लेते हैं। ऐसे फलों को जिनमें अंडाशय के अतिरिक्त अन्य पुष्पीय भाग फल निर्माण में भाग लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कूट फल बोलते हैं। जिनमें अन्य भाग भी मतलब अंडाशय के अलावा अन्य भाग, जैसे क्या हो गया, जैसे अपना पुष्पासन हो गया, वो भाग लेगा तो वो कौन सा फल वो होगा, फल वो होगा कूट फल होगा या आवासी फल होगा। जिसमें जैसे नाशपाती में, स्ट्रॉबेरी में और काजू में, ये उदाहरण रखना, ये तीनों, स्ट्रॉबेरी हैगा, ये तीनों क्या होते हैं, कूट फल या आवासी फल होते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे सत्य फल क्या होते हैं। सत्य फल, अब क्या देखना है अपन को, सत्य फल देखना है। तो सत्य फल, अधिकांश फल केवल अंडाशय से ही विकसित होते हैं। जो भी फल सिर्फ अंडाशय से विकसित होंगे वो कौन से फल होंगे, वो सिर्फ सत्य फल होंगे। अंडाशय से विकसित होने वाले सारे फल सत्य फल होते हैं, और अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग जैसे पुष्पासन से विकसित होते हैं तो असत्य फल या कूट फल होती हैं या आवासी फल होते हैं वो। ठीक है, ये देख लिया हमने। अब आगे चलते हैं, यहाँ अनिषेक फल। अनिषेक फल क्या होते हैं, अधिकांश पुष्पीय पौधों में फल का विकास निषेचन के फलस्वरूप होता है। अधिकांश पुष्पीय पौधों में फल का विकास निषेचन के फलस्वरूप होता है, निषेचन के फलस्वरूप होता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं जिनमें फल बिना निषेचन हुए ही विकसित हो सकते हैं। बिना निषेचन के बने ऐसे फल अनिषेक फल कहलाते हैं। मतलब कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें निषेचन ही नहीं होता और फल बन जाते हैं। अब इस प्रकार के फलों को क्या बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं अनिषेक फल। अनिषेक फल बोलते हैं, बिना निषेचन के फल का निर्माण ही कहलाता है अनिषेक फल। ठीक है, क्या कहलाता है, अनिषेक फल। यानी कि कुछ पौधों में ऐसा होता है कि उनमें निषेचन नहीं होता, उनमें बिना निषेचन हुए ही जो फल होता है वो विकसित हो जाता है। इस घटना को हम अनिषेक फलन बोलते हैं। ठीक है, केला, इसका क्या होता है, केला में बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होता है, जिसे अनिषेक फल कहते हैं। अब देखेंगे, क्या देखेंगे कि प्रेरित अनिषेक फलन। अब वो तो अनिषेक फलन था, लेकिन प्रेरित अनिषेक फलन का होता है। इसमें क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं कुछ पौधों पर, उसको छिड़क कर उनको फल उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करना ही प्रेरित अनिषेक फलन कहलाता है। देखिए अब इसमें क्या होता है, देखते हैं। तो प्रेरित अनिषेक फलन, कुछ पौधों में वृद्धि हार्मोन्स के प्रयोग द्वारा अनिषेक फलन प्रेरित किया जाता है, इसे प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं। उदाहरण के लिए तरबूज हो गया, संतरा हो गया,
इनमें प्रेरित अनिषेक फलन को प्रेरित किया जाता है, तरबूज में किया जाता है और संतरा में किया जाता है प्रेरित अनिषेक फलन को। इसमें क्या कहते हैं, प्रेरित अनिषेक फलन किया जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, तरबूज होती हैं और संतरा में जो होता है वो प्रेरित अनिषेक फलन होता है, या फिर ये अनिषेक फलन के भी उदाहरण होते हैं, या फिर ये प्रेरित अनिषेक फलन के भी उदाहरण होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे बीजों के महत्व। किसके महत्व, बीजों के महत्व क्या होते हैं। तो बीज प्रकीर्णन हेतु अच्छी तरह से अनुकूलित होते हैं। अब बीज क्या होते हैं, बीज प्रकीर्णन हेतु अच्छी तरह से अनुकूलित होते हैं। मतलब ये प्रकीर्णन यानी कि और दूसरी जगह जाना और जाकर एक नए पौधे का निर्माण करना, वो घटना कहलाती है प्रकीर्णन। तो बीज होते हैं जो वो प्रकीर्णन हेतु अच्छी तरह से अनुकूलित होते हैं ये, लेकिन क्या होते हैं, ये कहीं भी प्रकीर्णित हो सकते हैं, इनको ले जाया जा सकता है, कम खर्च में ले जाया जा सकता है, ये इसके क्या होते हैं, लाभ होते हैं या महत्व होते हैं। अब दूसरा जो आता है वो आता है बीज में पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ संचित होता है। इसमें क्या होता है, खाद्य पदार्थ जो होता है वो बीज में काफ़ी अधिक रूप में होता है। जैसे हम अनाज खाते हैं, दालें खाते हैं, सारे क्या होती हैं, ये बीज होती हैं, ये खाद्य पदार्थ अधिक संचय इसमें होता है। ठीक है, अब तीसरा आता है बीज लैंगिक जनन के फलस्वरूप बनते हैं, अतः वह नए अनुवांशिक पुनर्संयोजन बनाते हैं। जो लैंगिक जनन के फलस्वरूप बनेगा उसमें नए पुनर्संयोजन तो आएंगे ही, तो ये नए पुनर्संयोजन बनाती हैं और नई किस्मों को जन्म देते हैं। क्या, नए गुणों को जन्म देते हैं बीज। अब अगला आता है बीज हैगा, बीजू नहीं है, बीज की अनेक वर्षों तक जीवन क्षम बनने, जीवन क्षम हैगा वो वाला छा आता है, ये सब वाला क्षम बने रहते हैं, अतः वह सूखे या महामारी या प्राकृतिक आपदा में भी निरंतरता से सुनिश्चितता कराते हैं। मतलब ऐसी विषम परिस्थितियों में भी काम में आते हैं बीज। जैसे अभी कोरोना टाइम में बीज, जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी बीज हैं, ये कई सालों तक चलता रहा, तब भी हम खाद्य उपलब्ध करते रहेंगे क्योंकि हमने बीज पहले से ही रख लिए हैं, या खाद्य हमने पहले से ही सुरक्षित रख लिया है, बीज पहले से सुरक्षित रख लिए हैं, ये कई वर्षों तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। अब देखेंगे आगे, ये रुक जाइए, आसंग जनन। आसंग जनन बिना निषेचन के बीज निर्माण की प्रक्रिया आसंग जनन कहलाती है। वो अनिषेक फलन था, बिना निषेचन के बीज बनने की क्रिया, वो फल बनने की क्रिया क्या थी, अनिषेक फलन थी। अब बिना निषेचन के बीज बनने की क्रिया, वो फल बनने की क्रिया थी, ये बीज बनने की क्रिया है। तो बीज बनने की क्रिया कहलाती आसंग जनन कहलाती है। देखिए ये हमने अभी पढ़ा है, ये देखिए, तो अधिकांश पुष्पीय पौधों में बिना निषेचन के फल, बिना निषेचन के क्या, फल का विकसित होना, बिना निषेचन के फल का विकसित होना ही अनिषेक फलन कहलाता है। और यहाँ पर ये देखिए, बिना निषेचन के बीज का निर्माण आसंग जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, आसंग जनन कहलाता है। तो बिना निषेचन के, इसमें देखते हैं बिना निषेचन, निषेचन हो गया, बिना निषेचन के, या फिर ऐसे लिख सकते हैं बिना निषेचन फल निर्माण, बिना निषेचन फल निर्माण क्या कहलाता है, अनिषेक फलन। बिना निषेचन के फल निर्माण क्या कहलाता है, अनिषेक फलन कहलाता है। बिना निषेचन के
जो फल निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? अनिषेक फलन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो अनिषेक फलन कहलाता है। बिना निषेचन के फल निर्माण अनिषेक फलन कहलाता है। अब देखिए बिना निषेचन के बीज निर्माण आसंग जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? बिना निषेचन के बीज निर्माण आसंग जनन कहलाता है। अब इसमें डिफरेंस समझ आ गया ना? चल ठीक है। तो क्या आता है कि आसंग जनन होता है बिना निषेचन के बीज निर्माण, और अनिषेक जनन होता है बिना निषेचन के फल निर्माण। अनिषेक में क्या होता है? फल का निर्माण होता है। आसंग में बीज निर्माण होता है। अब आता है बहुभ्रूणता क्या होती है? एक बीज में से एक से अधिक भ्रूणों का पाया जाना। एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों का पाया जाना बहुभ्रूणता कहलाती है। एक ये मान लीजिए बीज हो गया, ये एक बीज हो गया, इसमें अधिक भ्रूणों का पाया जाना ही बहुभ्रूणता कहलाती है, जैसे सिट्रस में होती है। तो अनावृत बीजियों में बहुभ्रूणता बहुत अधिकता में पाई जाती है। अनावृत बीजियों में जो होती है बहुभ्रूणता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जैसे सिट्रस में भी बहुभ्रूणता। तो बहुभ्रूणता का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो क्या आएगा? सिट्रस हैगा बहुभ्रूणता का सबसे अच्छा एग्जाम्पल। सिट्रस हैगा बहुभ्रूणता का। ठीक है। अब आगे देखेंगे, ये देखेंगे कि बुल्फिया का पुष्प सबसे छोटा होता है। बुल्फिया का पुष्प सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा पुष्प किसका होता है? बुल्फिया का होता है। बुल्फिया का पुष्प सबसे छोटा होता है। अब पुष्पों का जो अध्ययन होता है उसे एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। और फलों के अध्ययन को, ये शाखाएं हैं, इनको याद रखना है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी। ये क्या होते हैं? फलों का अध्ययन होता है, फलों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी। और पुष्पों का अध्ययन को एंथोलॉजी। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। ये कुछ शाखाएं हैं, इनका अध्ययन ये कहलाता है। इसको याद रखना जरूरी होता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमो या कार्पोलॉजी, बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। इसको तो याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है। अब देखेंगे आगे, तो ये थैंक यू आखिरी में क्या होगा? थैंक यू होगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको फुल वीडियो लेक्चर्स के साथ PDF नोट्स भी उपलब्ध हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद।